तो आज हम इतिहास में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। बहुत पीछे। उस दौर में जब इंसान ने पहली बार पत्थर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हमारे सामने स्टोन एज यानी पाषाण युग का एक डिटेल चार्ट है और ये असल में एक टाइम मशीन जैसा है। हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नाम पढ़ना नहीं है, बल्कि इन बिखरे हुए सुरागों को, जैसे पत्थर के औजारों को, पुरानी जगहों को जोड़कर अपने पुरखों की कहानी को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। और ये पहली ये लाखों साल में फैली हुई है। पाषाण युग नाम ही हमें सबसे बड़ा सुराग देता है। उस दौर में इंसान के लिए पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं था, वो उनकी तकनीक थी, उनका हथियार था, उनके जिंदा रहने का जरिया था। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, उनके पास पत्थर थे, और उन पत्थरों से उन्होंने जो किया वही हमारी कहानी की शुरुआत है। ठीक है, तो इस चार्ट को देखें तो ये कहानी 3 बड़े हिस्सों में बनती है। पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, फिर मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक, और आखिर में नव पाषाण काल न्यूलिथिक एज। और इनकी तारीखें देखकर ही दिमाग घूम जाता है। पूरा पाषाण काल ही अकेले 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला है। मानव इतिहास का 99% हिस्सा तो इसी एक दौर में है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज हमें अपनी पूरी एनर्जी इसी दौर पर लगानी चाहिए। मध्य और नव पाषाण काल में खेती हुई, गांव बसे, जो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इंसान इसी लंबे पूरा पाषाण काल में बना। यहीं पर दिमाग का विकास हुआ, शायद भाषा बनी और समाज की पहली नींव रखी गई। तो आज की हमारी खोज इसी सबसे जरूरी दौर पर केंद्रित रहेगी। ये ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी गई है, शायद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, कि मध्य पाषाण काल का समय एसएससी जैसी परीक्षाओं में 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। हाँ, ये तारीखों में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। खैर, तो चलिए इस 99% वाली कहानी में और गहरे उतरते हैं। इस चार्ट ने पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटा है, पूर्व, मध्य और उत्तर। हाँ, और ये बंटवारा सिर्फ सहूलियत के लिए नहीं है, ये असल में टेक्नोलॉजी में आए 3 बड़े बदलावों को दिखाता है। जैसे आज हम 1G, 2G और 5G की बात करते हैं। अच्छा, वैसे ही ये पाषाण युग के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स थे। हर दौर के औजार अपने पिछले दौर से ज्यादा स्मार्ट और इफेक्टिव थे। तो चलिए वर्जन 1.0 से शुरू करते हैं। पूर्व पुरा पाषाण काल, इसका समय दिया है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, और एक खास बात लिखी है, यह हिम युग यानी आइस एज का दौर था। आइस एज? हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बर्फ से ढकी धरती, विशाल जानवर और बहुत ही सर्द मौसम। जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती के बीच हमारे पूर्वज अपने पहले औजार बना रहे थे। ये औजार बहुत बड़े, भारी और बेडौल होते थे। जैसे हैंड एक्स या क्लीवर? हाँ, हैंड एक्स, क्लीवर। मूल रूप से ये बस एक बड़े पत्थर को तोड़कर उसे एक तरफ से नुकीला बनाने की कोशिश थी। बहुत बेसिक। लेकर दक्षिण में कर्नाटक के हुनासागी तक जी, और पश्चिम में राजस्थान के डीडवाना से लेकर पूरब में भी इनके निशान मिलते हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि वो कितने एडेप्टेबल थे, अलग अलग मौसम और माहौल में जीना सीख चुके थे। और इसी से जुड़ा एक फैक्ट इस चार्ट में है जो मुझे बहुत बहुत चौंकाने वाला लगा। कौन सा? महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा और सोचा कि भारत में शुतुरमुर्ग, ये कैसे हो सकता है? यही तो इतिहास का जादू है। वहाँ शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं और शायद उन पर नक्काशी भी की गई थी। अच्छा। इसका मतलब साफ है कि उस समय महाराष्ट्र का पर्यावरण आज जैसा नहीं था। वो शायद एक सूखा सवाना जैसा इलाका रहा होगा जहाँ शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी आराम से रह सकते थे। ये एक छोटा सा सबूत हमें उस दौर के पूरे इकोसिस्टम की एक झलक दे देता है। से मजबूत सबूतों में से एक है, लेकिन अलग अलग जगहों पर मिले जानवरों के जीवाश्म भी इसी तरफ इशारा करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस जमीन पर आज खड़े हैं वो लाखों साल पहले बिल्कुल अलग दिखती थी, और हमारे पूर्वजों ने उन सभी बदलावों को झेला और उनसे पार पाया। ठीक है, तो पूर्व पुरा पाषाण काल में इंसान बड़े बड़े भारी पत्थरों से काम चला रहा था, लेकिन दिमाग विकसित हो रहा था और इसका असर पड़ा औजारों पर। यहीं से हम मध्य पुरा पाषाण काल में दाखिल होते हैं। बिल्कुल, ये दौर था 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक, और यहाँ की जो सुपरस्टार टेक्नोलॉजी थी वो थी फ्लेक टेक्नोलॉजी। फ्लेक टेक्नोलॉजी? जी, फ्लेक टेक्नोलॉजी। एक मिनट, फ्लेक टेक्नोलॉजी, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था।
पहले के दौर में वो क्या करते थे कि एक बड़े पत्थर को ही तोड़-छाड़ कर औजार बनाते थे। मतलब एक पत्थर से एक औजार। ठीक है। लेकिन फलक तकनीक में वो एक बड़े कोर पत्थर पर सही एंगल से चोट करके उससे पतले धारदार टुकड़े या फलक निकालते थे। अच्छा, फ्लेक्स। हाँ, फ्लेक्स। अब एक ही बड़े पत्थर से कई छोटे हल्के और ज्यादा तेज औजार बन सकते थे, जैसे चाकू, खुरचनी। मतलब ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका था, एक ही पत्थर से ज्यादा काम। एफिशिएंसी से भी ज्यादा ये उनके दिमागी विकास का सबूत है। जरा सोचिए, इस काम के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको पत्थर की नसें समझनी होंगी, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितने जोर से मारना है ताकि मनचाहा फलक निकले। हाँ, ये तो है। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो सोच समझकर, योजना बनाकर काम कर रहा था। ये एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था। और इन बेहतर औजारों का असर उनके रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ा होगा। चार्ट में तमिलनाडु के अतिरम्पक्कम का जिक्र है, इस दौर के एक मुख्य स्थल के तौर पर। निश्चित रूप से। मतलब शिकार करना, जानवरों की खाल उतारना, ये सब अब ज्यादा आसान हो गया होगा। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ती है। दिमाग विकसित हुआ, औजार बेहतर हुए, और अब हम आते हैं पुरा पाषाण काल के अंतिम और सबसे क्रांतिकारी चरण पर, उत्तर पुरा पाषाण काल। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। हाँ, और चार्ट में दो बड़ी घटनाओं का जिक्र है। एक तो ये कि हिमयुग का ये आखिरी दौर था। मतलब धरती गर्म होनी शुरू हो रही थी। हाँ, और दूसरी जो शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। सीन पर एंट्री होती है आधुनिक मानव, यानी होमोसेपियंस की। हमारे आपके सीधे पुरखों की। जी। और ये सिर्फ एक नई प्रजाति का आना नहीं था। इनके पास पहले के मानवों से ज्यादा विकसित दिमाग था। इनके गले की बनावट ऐसी थी कि ये जटिल ध्वनियां निकाल सकते थे, जिससे शायद बेहतर भाषा का विकास हुआ। हाँ, बेहतर भाषा। इसने हर चीज बदल दी। और इसका असर हमें फौरन इनकी तकनीक में दिखता है। इस चार्ट के मुताबिक इस दौर में चमक पत्थर यानी फ्लिंट का इस्तेमाल बढ़ गया। फ्लिंट कमाल का पत्थर है। इसे तोड़ने पर यह शीशे की तरफ बहुत तेज धार वाले टुकड़ों में टूटता है। होमोसेपियंस ने इस पत्थर की खूबी को समझा और इससे ब्लेड, चाकू और भाले की ऐसी नोकें बनाई जो पहले कभी नहीं बनी थी। औजार अब और भी छोटे, हल्के और घातक हो गए थे। एकदम। आधुनिक मानव का आना और तकनीक का इतना सुधर जाना, ये दोनों बातें एक साथ होना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक विकसित दिमाग ही बेहतर तकनीक बना सकता है, और बेहतर तकनीक जीवन को आसान बनाकर दिमाग को और चीजों के बारे में सोचने का मौका देती है। और इसी दौर में हमें वो पहली चीज दिखती है जो इंसान को जानवर से पूरी तरह अलग करती है, कला। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, आप भीमबेटका की बात कर रहे हैं। जी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। चार्ट में इसे उत्तर पुरापाषाण काल का एक प्रमुख स्थल बताया गया है। सोचकर भी अजीब लगता है कि हजारों साल पहले कोई हमारी ही तरह इंसान एक गुफा में बैठकर यह सोच रहा था कि इस दीवार पर शिकार का चित्र बनाया जाए। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बहुत पर्सनल महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पर्सनल। भीमबेटका की गुफाएं हमें उन लोगों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती हैं। इस चार्ट में जिक्र है कि 1957 में वीएस वाकणकर ने इन गुफाओं की खोज की थी। हाँ, वीएस वाकणकर। ये भारत में रॉक पेंटिंग्स यानी शैल चित्रकला का सबसे पुराना सबूत है। इन तस्वीरों में है क्या? मतलब वो क्या बना रहे थे? उनमें उनकी पूरी दुनिया है। जंगली भैंसों, बारहसिंगों और बाघों के शिकार के दृश्य हैं। कुछ तस्वीरों में लोग एक साथ नाचते गाते दिखते हैं, कुछ में माँ और बच्चे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये कहानियां हैं। ये हजारों साल पहले के इंसानों के साथ हमारा सीधा संवाद है। पर सवाल ये है कि वे ये सब बना क्यों रहे थे? क्या वो बस बोर हो रहे थे या इसका कोई गहरा मतलब था? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और विशेषज्ञ इस पर आज भी बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि ये शिकार से जुड़े किसी जादू टोने या अनुष्ठान का हिस्सा था। शायद वो जानवर की आत्मा को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। कुछ कहते हैं कि ये अगली पीढ़ी को शिकार के तरीके सिखाने का एक जरिया था। एक तरह की क्लासरूम। हाँ, कह सकते हैं। और कुछ का मानना है कि ये बस खुद को व्यक्त करने, अपनी कहानी बताने की एक आदिम इच्छा थी। वजह जो भी हो, ये इस बात का सबूत है कि इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद नहीं कर रहा था। उसके पास अब सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए और अपनी कल्पना को शक्ल देने के लिए समय और दिमागी क्षमता दोनों थी। बिल्कुल। भीमबेटका हमें दिखाता है कि कला उतनी ही पुरानी है जितना कि आधुनिक मानव। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सभ्यताओं के विकास के बाद आई। ये हमारी रगों में है,
जब औजार बनाने वाले हाथ ने पहली बार रंग उठाकर दीवार पर एक लकीर खींची, उसी पल इंसानियत ने एक नई छलांग लगाई। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें, हमने 5 लाख साल पहले के भारी भरकम बेडौल पत्थरों से शुरुआत की थी। फिर औजार छोटे हुए, बेहतर हुए और आखिर में हम आधुनिक मानव और कला की पहली शानदार अभिव्यक्ति तक पहुंच गए। ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, ये इंसान के दिमाग के विकास की कहानी है। एकदम सही। पाषाण युग कोई ठहरा हुआ बोरिंग समय नहीं था जैसा कि हम अक्सर सोच लेते हैं। ये लगातार हो रहे बदलाव, खोज और विकास का युग था। हर पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से सीखा और उसमें कुछ नया जोड़ा, और इसी धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया ने आगे चलकर खेती, गांव और शहरों यानी हमारी सभ्यता की नींव रखी। और भीमबेटका जैसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि ये प्राचीन मानव सिर्फ किताबों के किरदार नहीं है। वे हमारी ही तरह सोचने, महसूस करने, डरने और शायद सपने देखने वाले लोग थे। वे हमारे पूर्वज थे और उनकी कहानी ही हमारी कहानी की शुरुआत है। ये सब सोचने पर एक सवाल मन में आता है। ये चार्ट, ये औजार, ये तस्वीरें, ये हमें ये तो बताती हैं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे। वे शिकार करते थे, औजार बनाते थे, चित्रकारी करते थे। पर यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे क्या सोचते थे। यही सबसे दिलचस्प सवाल है। जब उत्तर पुरापाषाण काल के किसी इंसान ने भीमबेटका की गुफा के मुहाने से रात में तारों से भरे आसमान को देखा होगा, तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? हाँ, क्या उसे भी हमारी तरह हैरानी होती थी? क्या उनके पास भी कहानियां थीं? उनके डर क्या थे? उनकी उम्मीदें क्या थीं? ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे शायद पत्थर के ये औजार और गुफाओं की ये फीकी पड़ती तस्वीरें भी कभी पूरी तरह नहीं बना पाएंगी। और शायद यही कल्पना की सबसे खूबसूरत जगह है।